हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीट मेंस की तैयारी में शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अभिप्रेरणा एवं अधिगम में इसके प्रभाव वाले चैप्टर के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से जो थ्योरी है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से जानेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से परीक्षा में आते हैं। तो जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी करने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो आज हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा एवं अधिगम में इसके प्रभाव। इसको हम देखिए 3 पार्टों में फिनिश करेंगे। आज हम अभिप्रेरणा पढ़ेंगे, कल अभिप्रेरणा के सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम जो बचा हुआ पार्ट है अभिप्रेरणा का और उसके अधिगम में इसके प्रभाव के बारे में बात करेंगे। तो इसी तरह से हम अपने पढ़ने और पढ़ाने का जो प्रोसेस है वो चालू रखेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले हम बात करते हैं अभिप्रेरणा की संकल्पना, मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, यानी अभिप्रेरणा का मतलब क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। अभिप्रेरणा होती क्या है? अभिप्रेरणा वह है आंतरिक या बाह्य शक्ति है। ध्यान देना, अभिप्रेरणा आंतरिक शक्ति भी है और बाह्य शक्ति है जो व्यक्ति को किसी कार्य को करने, सीखने और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ऊर्जा, दिशा और दृढ़ता प्रदान करती है। यानी कि वह आंतरिक शक्ति और बाह्य शक्ति है जो व्यक्ति कोई कार्य करना चाहता है या कोई चीज सीखना चाहता है या लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए ऊर्जा देती है, दिशा देती है और उसके लिए आत्मबल प्रदान करती है अभिप्रेरणा। यह व्यवहार की दिशा, तीव्रता और निरंतरता निर्धारित करती है। तो अभिप्रेरणा क्या निर्धारित करती है? व्यवहार की दिशा, तीव्रता और निरंतरता निर्धारित करती है। अधिगम को सक्रिय, उद्देश्यपूर्ण और सार्थक बनाने वाली प्रमुख जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है वह है अभिप्रेरणा। तो यानी कि अभिप्रेरणा अधिगम को सक्रिय बनाती है, उद्देश्यपूर्ण बनाती है और सार्थक बनाती है। तो अभिप्रेरणा कहीं न कहीं हमारे लिए अधिगम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्टूडेंट के पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप परीक्षा देने वाले हो तो यदि आपके अंदर आंतरिक जो अभिप्रेरणा है तो आप अच्छी पढ़ाई करोगे और अच्छी पढ़ाई करोगे तो आने वाली परीक्षा में ज़रूर सफल होगे। और हम अच्छे से समझें अभिप्रेरणा क्या होती है। अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक स्थिति है जो व्यक्ति के व्यवहार, प्रयास और प्रदर्शन को प्रभावित करती है। यानी अभिप्रेरणा मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक स्थिति है जो किसी भी व्यक्ति का व्यवहार, यानी वह किस तरह से व्यवहार कर रहा है। तो यानी आंतरिक रूप से जो शक्ति अभिप्रेरण प्रेरणा है वो उसके व्यवहार को भी नियंत्रित कर रही है, उसके प्रयासों को नियंत्रित कर रही है, उसके प्रदर्शन, काम करने के तरीके को नियंत्रित कर रही है। देखो, सीधा सीधा अर्थ ऐसे लगा सकते हैं, यदि आप पढ़ने के लिए अभिप्रेरित हैं तो आपका व्यवहार किताबों की तरफ अच्छा रहेगा, पढ़ाई की तरफ रुझान आपका रहेगा, आपके प्रयास भी उसी दिशा में जाएंगे और आपका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहेगा परीक्षा के दौरान। अभिप्रेरणा के 3 मुख्य घटक होते हैं: दिशा, तीव्रता और निरंतरता। दिशा क्या होती है? व्यक्ति किस दिशा में प्रयास करेगा, तीव्रता व्यक्ति कितनी मेहनत करेगा और निरंतरता कितने समय तक प्रयास जारी रखेगा। यानी कि हमें यदि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो दिशा, तीव्रता और निरंतरता होनी चाहिए। यानी कि हमें कौन सी पढ़ाई करनी है, किस किताब से पढ़ाई करनी है, कितना बेटर अच्छा समझना है उसको और कितनी मेहनत हमें करनी है और कब तक ये मेहनत जारी रखनी है। अभिप्रेरणा वह ऊर्जा है जो सीखने के लिए तैयार करता है, रेडीनेस टू लर्निंग। यानी अगर हम एक शब्द में समझना चाहें कि अभिप्रेरणा क्या है तो किसी भी चीज को सीखने के लिए जो तैयार करता है वही क्या है? अभिप्रेरणा है। तो इसको हम रेडीनेस टू लर्न कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? रेडीनेस टू लर्न। अब हम बात करते हैं अभिप्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, अभिप्रेरणा में सबसे पहला प्रकार है टाइप ऑफ मोटिवेशन। सबसे पहला प्रकार है आंतरिक अभिप्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अब देखिए, एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है या कौन सा उदाहरण नहीं है। इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो जब विद्यार्थी अपनी रुचि, जिज्ञासा, संतोष, आनंद और ज्ञान लाभ के लिए सीखता है तो उसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। जैसे पहेली का हल करना अच्छा लगना, प्रयोगशाला गतिविधि में रुचि होना। तो यानी कि रुचि होना, जिज्ञासा होना, संतोष प्राप्ति, आनंद और ज्ञान लाभ, ये सब किसके उदाहरण है? आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरण है। देखिए, पहेली जब हम करते हैं तो बहुत सारी हमें मतलब अच्छी लगती हैं पहेलियाँ। प्रयोगशाला में जब हम स्वयं कार्य करके देखते हैं तो प्रयोगशाला गतिविधि में भी हमारी क्या होती है? रुचि होती है। अब हम देखिए, अब नेक्स्ट जो अभिप्रेरणा है वह है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाह्य अभिप्रेरणा। अब बाह्य अभिप्रेरणा क्या होती है? जब विद्यार्थी पुरस्कार, अंक, प्रशंसा, परीक्षा में सफलता, दंड से बचने आदि कारणों से सीखता है तो उसे बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। तो बाह्य अभिप्रेरणा के उदाहरण कौन कौन से हो गए? पुरस्कार हो गया, अंक हो गया, प्रशंसा हो गया, परीक्षा में सफलता हो गया और दंड हो गया। यदि इनके कारणों से बच्चा जो है वो अधिगम कर रहा है तो वो क्या, किसके उदाहरण है? बाह्य अभिप्रेरणा के उदाहरण है।
अगली अभिप्रेरणा है सकारात्मक अभिप्रेरणा, पॉजिटिव मोटिवेशन। अब सकारात्मक अभिप्रेरणा क्या होती है कि भाई हम किसी लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, तो वह सकारात्मक अभिप्रेरणा। प्रसन्नता सकारात्मक है, पुरस्कार, प्रोत्साहन, ये सब सकारात्मक अभिप्रेरणा के उदाहरण है। पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि निम्न में से कौन सी सकारात्मक अभिप्रेरणा है या नहीं है, इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है। तो सकारात्मक अभिप्रेरणा के उदाहरण क्या हो गए? लक्ष्य प्राप्ति, प्रशंसा, प्रसन्नता, पुरस्कार और प्रोत्साहन। नकारात्मक अभिप्रेरणा क्या होगी? दंड, आलोचना, भय, असफलता का डर जो होता है वो नकारात्मक अभिप्रेरणा होती है। यानी कि जो अभिप्रेरणा की क्रियाएं नकारात्मक भाव लाती हैं तो वह नकारात्मक अभिप्रेरणा होती है। जैसे दंड है, नकारात्मक भाव लाएगा। आलोचना है, हम किसी की आलोचना करते हैं तो नकारात्मक भाव लाता है। भय है, असफलता है, ये सब नकारात्मक भाव लाती हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? नकारात्मक अभिप्रेरणा, नेगेटिव मोटिवेशन। अगली अभिप्रेरणा है सामाजिक अभिप्रेरणा, यानी कि समाज के रूप को स्वीकृत करती है, निरूपित करती है अभिप्रेरणा, उसे सामाजिक अभिप्रेरणा कहते हैं। जैसे स्वीकार्यता, प्रतिष्ठा, समूह सम्मान की इच्छा जो होती है वह सामाजिक अभिप्रेरणा के उदाहरण है। उपलब्धि अभिप्रेरणा, अचीवमेंट मोटिवेशन, की भाई हमने क्या उपलब्धि हासिल की, क्या प्राप्त किया। तो जैसे उच्च लक्ष्य है, प्रतिस्पर्धा है, सफलता की इच्छा है, उत्कृष्टता प्राप्त करने की जो चाह है वह क्या होती है? उपलब्धि अभिप्रेरणा होती है, अचीवमेंट मोटिवेशन कहते हैं। एंड उच्च लक्ष्य हुआ, प्रतिस्पर्धा हुआ, सफलता की इच्छा हुई, उत्कृष्टता प्राप्त करने की जो चाह है उसे हम क्या बोलेंगे? उपलब्धि अभिप्रेरणा, अचीवमेंट मोटिवेशन। अब हम बात करते हैं अभिप्रेरणा की विशेषताओं के बारे में। भाई अभिप्रेरणा में क्या विशेषताएं होती हैं? तो देखिए अभिप्रेरणा में विशेषता होती है, सबसे पहली बात है, तो देखिए अब हम बात करते हैं अभिप्रेरणा की विशेषताओं के बारे में कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन, के अभिप्रेरणा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अभिप्रेरणा एक गतिशील प्रक्रिया है। गतिशील प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि व्यक्ति हमेशा कार्य करने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता रहता है, आंतरिक रूप से शक्ति प्राप्त करता है कि भाई मुझे ये कार्य करना है, इस तरह से कार्य करना है। तो अभिप्रेरणा कैसी है? गतिशील प्रक्रिया। और व्यक्ति व्यक्ति में भिन्न होती है। अभिप्रेरणा मतलब जरूरी नहीं है सभी व्यक्तियों में एक जैसी अभिप्रेरणा हो। कोई व्यक्ति खेल में रुचि रखता है तो कोई व्यक्ति पढ़ाई में रुचि रखता है, कोई व्यक्ति शौक मौज करने में रुचि रखता है और कोई व्यक्ति शांत रहने में रुचि रखता है। तो सभी व्यक्तियों की अभिप्रेरणा क्या होती है? अलग अलग होती है। अभिप्रेरणा परिवर्तनशील होती है। भाई आज हमारी जैसे देखिए, आज यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो आपकी जो अभिप्रेरणा है वो रीट की परीक्षा के लक्ष्य के लिए है। लेकिन कल यदि कोई अन्य एग्जाम आ जाता है, आरएएस आ जाता है या कोई अन्य एग्जाम आ जाता है, अधीनस्थ बोर्ड का एग्जाम कोई भी हो सकता है, वो आ जाता है, तो आप उसके लिए यदि अभिप्रेरित होते हो तो वह, इसका अर्थ यह हुआ कि अभिप्रेरणा क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। अभिप्रेरणा आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से संचालित होती है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई अभिप्रेरणा आंतरिक ही नहीं होती, अभिप्रेरणा बाह्य होती है। जैसे पुरस्कार है, बाह्य अभिप्रेरणा है। और किसी की प्रशंसा कर दी हमने तो वह भी बाह्य अभिप्रेरणा है। तो यानी कि कार्य करने के लिए बाहरी रूप से भी व्यक्ति को अभिप्रेरित किया जाता है। और कई बार ऐसा होता भी है और आपने महसूस भी किया होगा कि यदि हम अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं बाह्य रूप से तो हम अच्छा कर जाते हैं। अभिप्रेरणा सीखी जा सकती है, यानी ऐसा नहीं है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। यानी ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी कार्य आप नहीं कर सकते हो। तो यदि आप ये मन में ठान लेते हो कि भाई मुझे कोई कार्य करना है, तो यानी आपने कोई चीज उस कार्य करने के लिए सीखी है, और सीखी है तो इसका मतलब अभिप्रेरणा सीखी जा सकती है। लक्ष्य उन्मुख होती है, यानी हमेशा जो अभिप्रेरणा है वह किसी भी बालक को, किसी भी व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित करती है कि किस तरह से हम अपने लक्ष्य को अच्छे तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो अभिप्रेरणा लक्ष्य उन्मुख होती है। तो अभिप्रेरणा की अगर विशेषताओं के बारे में बात करें तो गतिशील प्रक्रिया है, यह व्यक्ति व्यक्ति में भिन्न होती है। अभिप्रेरणा परिवर्तनशील होती है, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की होती है। अभिप्रेरणा सीखी जा सकती है और अभिप्रेरणा लक्ष्य उन्मुख होती है। अब हम बात करते हैं अभिप्रेरणा के महत्व के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग, कि भाई अभिप्रेरणा का अधिगम में महत्व क्या है। देखिए अधिगम की जो शुरुआत कराती है वह क्या है? अभिप्रेरणा। बिल्कुल सही बात है। अगर बालक सीखने के लिए उत्सुक नहीं होगा, सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं होगा, तो वह अच्छा अधिगम नहीं कर सकता। तो विद्यार्थी सीखने की दिशा में पहला कदम उठाता है अभिप्रेरणा के कारण, और तभी टीचर अच्छा सिखा सकता है। अगर मान लीजिए क्लास में टीचर पहुंच गया और बच्चे का पढ़ने का मन नहीं है, तो टीचर कभी भी अच्छा नहीं सिखा पाएगा, चाहे वो कितना भी अच्छा पढ़ा ले। लेकिन यदि बालक जो है वो पढ़ना चाहता है, तो टीचर यदि अच्छा पढ़ाएगा तो बालक भी बहुत अच्छा सीख जाएगा।
अधिगम को सक्रिय बनाती है अभिप्रेरणा, बिल्कुल सही बात है। निष्क्रियता को कम करती है और अधिगम को सक्रिय बनाती है। यानी अगर आप पढ़ने के लिए उत्सुक हो, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस क्लास की बात करूं, अगर इस क्लास को पढ़ने के लिए आप उत्सुक हो तो अधिगम आपका सक्रिय है, और उत्सुक नहीं हो, अभिप्रेरित नहीं हो, तो आप कहीं ना कहीं इस क्लास को अच्छे ढंग से नहीं सीख पाओगे। लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है अभिप्रेरणा, यानी सीखने को उद्देश्यपूर्ण बनाती है कि भाई हमें किस तरह से सीखना है, आगे हमें सीखने की दिशा में किस तरह से आगे बढ़ना है। तो यह उद्देश्यपूर्ण बनाती है कि भाई लक्ष्य को हमें कैसे प्राप्त करना है। तो अभिप्रेरणा लक्ष्य को निर्देशित करती है, सीखने को उद्देश्यपूर्ण बनाती है। नेक्स्ट है स्मरण एवं पुनरावृत्ति बढ़ाती है, यानी प्रेरित विद्यार्थी अधिक समय तक याद रखता है। यानी जो विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित रहता है वह अधिक समय तक किसी भी विषय वस्तु को याद रखता है, अच्छा पढ़ता है, अच्छा वह कार्य करता है। तो स्मरण शक्ति बढ़ाती है, पुनरावृत्ति बढ़ाती है, वो समय समय पर रिवीजन करता है, अपना कार्य करता है। तो अभिप्रेरणा क्या करती है, स्मरण और पुनरावृत्ति बढ़ाती है। अभिप्रेरणा धैर्य एवं दृढ़ता बढ़ाती है, यानी कठिनाई होने पर भी विद्यार्थी प्रयास जारी रखता है। भाई कई बार ऐसा होता है कि भाई आप कोई कार्य कर रहे हो और उसमें सफल नहीं हो पाए, तो एक अंदर से आवाज आती है कि नहीं, अभी हम और प्रयास करना चाहिए, हम सफल हो जाएंगे। तो वह क्या है, आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा है। तो अभिप्रेरणा आपका धैर्य बढ़ाएगी और आपकी दृढ़ता को बढ़ाती है, जिससे कि आप लगातार प्रयास करते हैं, और लगातार यदि प्रयास करते रहते हैं तो एक न एक दिन लक्ष्य आपको प्राप्त होता है। रचनात्मकता विकसित करती है अभिप्रेरणा, प्रेरित विद्यार्थी नए विचार उत्पन्न करता है। यानी कि यदि कोई विद्यार्थी अभिप्रेरित है तो उसके अंदर एक नए विचार उत्पन्न आएंगे कि भाई हमें किसी कार्य को किस तरह से करना है, और उस क्षेत्र में विद्यार्थी जो है वो उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा, नए नए विचार उत्पन्न करेगा, नए नए तरीके उत्पन्न करेगा, और जब नए नए तरीके उत्पन्न करेगा तो उस नए तरीके से उस कार्य को भी करेगा। स्व अनुशासन को बढ़ाती है अभिप्रेरणा, यानी कम निगरानी में भी विद्यार्थी सीखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई अभिप्रेरणा जो है वो केवल प्रेरित ही नहीं करती, अनुशासन भी बढ़ाती है, सीखने की दिशा तय करती है, किस तरह से सीखा जा सकता है इस बात को तय करती है अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा कहीं ना कहीं अधिगम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अभिप्रेरणा स्मरण में पुनरावृत्ति बढ़ाती है, धैर्य बढ़ाती है, दृढ़ता बढ़ाती है, रचनात्मकता विकसित करती है, और स्वयं अनुशासन को बढ़ाती है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे का जो टॉपिक है वो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और रीट मेंस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हमारी वेबसाइट myexamcenter.in पर जाकर आप हमारे कोर्सेज को भी ले सकते हो, टेस्ट सीरीज को कर सकते हो, और ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हो। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारा प्रयास ये रहेगा कि आपकी समस्त समस्याओं का हल कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद।